हेलो बच्चों, मैं के वर्मा, आप देख रहे हैं के फिजिक्स यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं इंडिया बिहार टेस्ट 29। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्या दिया हुआ। अ ब्लॉक ऑफ मास m इज स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू द वेज ऑफ मास m मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड v ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस। ओके, द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t इज। ओके, तो देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया, कैसे सॉल्व किया जाए। देखिए एक वेज बना देते हैं। ये वेज दिया हुआ है जिसका मास कितना दिया है कैपिटल M, यहाँ एंगल कितना दिया है थीटा, और ये v वेलोसिटी से आगे जा रहा है। ठीक है, इसी पर एक छोटा सा मास रखा हुआ है जिसको m नाम दिया गया है। ठीक है, तो अगर मान लो हमें वर्क डन फाइंड करना है, देखिए तो वर्क डन फाइंड करने के लिए क्या करना चाहिए, तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, Fr इंटू डी। ओके, नेगेटिव साइन क्यों हमने यूज किया आप शायद समझ रहे हैं। नेगेटिव साइन का मतलब इसलिए हमने यूज किया क्योंकि वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हमेशा क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो अगर हमें फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट पता चल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। तो पहले तो डिस्प्लेसमेंट हम कितना यूज करेंगे, यहाँ से बॉडी नीचे तक आएगी। तो क्लियर है, तो कैसे निकालें, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका v इंटू टी। ये ब्लॉक की वेलोसिटी है, तो अगर ये वेज ऐसे जा रहा है तो ब्लॉक भी इसी तरह मूव करेगा, तो इसका कंपोनेंट हमें लेना पड़ेगा। तो देखिए अगर ये थीटा है तो यहाँ पर भी कितना होगा थीटा, तो ये बनेगा v cos थीटा। तो ये इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा v cos थीटा और इंटू टाइम कितना लेगा, यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम ले रहा है t। हमें डिस्प्लेसमेंट पता चल चुका, अब हमें फोर्स चाहिए। तो देखिए ये mg है। ओके, अब mg का जो कंपोनेंट इधर की तरफ होगा वो क्या होगा, mg। देखिए अगर ये देखिए इस तरीके से आप बढ़ा लीजिए, अगर थीटा है तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये बनेगा cos 90 माइनस थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं mg साइन थीटा। अब देखिए ऊपर की तरफ क्या है, ये फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होगा, mg साइन थीटा के। ओके, तो देखिए फ्रिक्शन फोर्स हम निकाल सकते हैं किसके बराबर होने जा रहा है, mg साइन थीटा। क्लियर, वैल्यू रख दिया जाए, क्वेश्चन खत्म। माइनस mg साइन थीटा इंटू v cos थीटा इंटू टी। चलिए इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। तो mg साइन थीटा cos थीटा और इंटू v इंटू टी। ओके, ऑप्शन में साइन टू थीटा के फॉर्म में दिया है, इसलिए हम एक काम करते हैं, इसको 2 से इंटू डिवाइड कर देते हैं। ये साइन थीटा और क्या बन जाएगा cos थीटा और v क्रॉस टी। क्लियर, तो ये बन गया माइनस mg बाई 2 साइन 2 थीटा और इंटू v इंटू टी। चलिए ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, सेकंड। ओके, तो आंसर है आपका बी इज द करेक्ट आंसर। तो अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द डिस्टेंस galaxy is found to be 0.5% more than that coming from a source on earth, then the velocity of the galaxy will be। देखिए यहाँ पर कौन सा ला यूज करेंगे, डॉपलर इफेक्ट इन लाइट। डॉपलर इफेक्ट इन लाइट के लिए जो फॉर्मूला होता है लेमडा इक्वल टू वी बाई सी इंटू लेमडा। ओके, डेल्टा लेमडा इक्वल टू वी बाई सी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, कहा गया है कि डेल्टा लेमडा अपॉन लेमडा इक्वल टू कितना दिया हुआ है बेटा 0.5%, जिसको हम लिख सकते हैं कि 0.5 बाई 100। अब डेल्टा लेमडा अपॉन लेमडा की जगह पे हम रख सकते हैं 0.5 अपॉन 100 इक्वल टू वी फाइंड करना है 3 इंटू 10 की पावर 8। तो v इक्वल टू देखिए क्या बनेगा 1.5 इंटू 8 और ये ऊपर जाएंगे -2 1.5 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में 3 दिया, दूसरे ऑप्शन 1.5, बाकी सब में 1.5 है। ऑप्शन में पावर देखनी पड़ेंगी, 10 की पावर 6 कहाँ पर आता है, डी, इसलिए डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और देखिए क्या दिया गया है कि द एंगल एट विच द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट बिकम्स मैक्सिमम व्हेन द पोलराइजिंग शीट इज रोटेटेड बिटवीन द टू क्रॉस पोलराइज इज। ओके, तो हमको पता लगाना है कितना एंगल होना चाहिए। देखिए जब कभी भी जब लाइट पास करती है टू पोलराइज के जरिए, तो उसका जो इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो याद कर लीजिए आप लोग, I/8 साइन 2 थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से आपको याद होना चाहिए। ठीक, अब अगर हमें क्या करना है, मैक्सिमम इंटेंसिटी यूज पानी है फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी।
ओके, इस केस के लिए आपको क्या होना चाहिए, साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी 1। तो इसका मतलब अब शायद अब सॉल्व हो गया बहुत इजी से। ये कितना हो जाएगा साइन 90 डिग्री, तो 2 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 90, तो थीटा इक्वल टू कितना होगा 45 डिग्री। इसलिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इफ द डायमीटर ऑफ सिलेंडर, देखिए सिलेंडर का डायमीटर हमको दे रखा हुआ है कितना, नोट कर लेते हैं 12.6 प्लस माइनस 0.1। ओके, एंड इट्स हाइट, और उसकी हाइट दे रखी है कितनी दी गई है, देखिए बेटा 34.2 प्लस माइनस 0.1। ओके, ये भी सेंटीमीटर में दिया है और ये भी सेंटीमीटर में दिया है। कैन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर टू द नियरेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, तो आप सबसे पहला काम वॉल्यूम पहले फाइंड कर लेते हैं। तो वॉल्यूम पहले लिखा जाए सिलेंडर के लिए क्या होता है बेटा, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ओके, अब देखिए डायमीटर हमें यूज करना है, तो रेडियस का फॉर्मूला आप जानते हैं आर इक्वल टू क्या होता है d/2, तो ये बनेगा पाई डी स्क्वायर एच अपान 4 की वैल्यू पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्या मिलेगा, ये हो गया 3.14, डी की वैल्यू देखिए कितनी दी हुई है 12.6 का होल ऑफ स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू देखिए कितनी दी गई है 34.2 अपान 4। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं तो मिलेगा आपको कितना 4262.2 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये वैल्यू हमको मिल गया। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमको सिग्निफिकेंट फिगर मतलब डेल्टा वी भी फाइंड करनी पड़ेगी। तो चलिए डेल्टा वी को फाइंड करते हैं, देखते हैं कैसे मिलेगा। ठीक है, चलिए डेल्टा वी फाइंड करते हैं। तो देखिए पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखते हैं जो हमने लिखा था पाई डी स्क्वायर एच अपान 4। ओके, तो डेल्टा वी निकालने का तरीका आपको मालूम है, क्या करेंगे, जो कांस्टेंट वैल्यू उनको छोड़ देंगे। तो देखो डी के लिए क्या करेंगे 2d/d, जो पावर होती है हमेशा इंटू हो जाती है, प्लस डेल्टा एच अपान एच के। ओके, अब देखिए हमने डेल्टा वी हमको फाइंड करना है, इसकी वैल्यू भी हमने निकाला था 42 और 62। ठीक है, 0.2। ओके, 2 इंटू डी की वैल्यू देखिए कितनी दी हुई थी, क्वेश्चन से ले लेते हैं। डी हमको दे रखा था 12.6। ओके, और डेल्टा की वैल्यू हमें मालूम है 0.1। ओके, हाइट देख लेते हैं कितनी दी, हाइट दिया था आपको 34.2 और इसकी वैल्यू डेल्टा एच की वैल्यू कितनी दी है 0.1। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसकी वैल्यू, डेल्टा वी 4262.2, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 0.2 अपान 12.6 प्लस 0.1 बाई 34.2। इसे सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 0.0158 प्लस इसे सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 0.0029 और दोनों को ऐड कर देते हैं तो आ जाएगा 0.0187। ओके, तो डेल्टा वी अपान 426.2। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं साइड में। तो देखिए क्या आएगा, डेल्टा वी इक्वल टू 4262 इंटू 0.0187, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 79.70। ओके, जिसको मैं लिख सकता हूँ 80। अब सर आपका आएगा कि 4262.2 प्लस माइनस 80। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। ठीक है, देखिए पहले ऑप्शन में कितना दिया है 4264। ओके, और प्लस माइनस 80 तो 81 दिया हुआ है, दूसरे में 80 दिया हुआ, दो जगह 80 दिया है, तो इसलिए देखिए करेक्ट आंसर तो नहीं मिल रहा है क्योंकि हमारा ऑप्शन बन रहा है 4262। बट अगर हम ऑप्शन के साथ जाना चाहें तो ऑप्शन कौन सा बनाएंगे, डी। ओके, अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या दिया गया है, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस हैव स्पीड 1 2 3 4 किलोमीटर पर सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ द आरएमएस स्पीड ऑफ द गैस। देखिए क्या गिवन है, तो हमें V1 दिया गया है, V2 दिया गया है, V3 दिया गया है, V4 दिया गया है, 1 2 3 4। ओके, 1 2 3 4 यह है किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, सभी में किलोमीटर पर सेकेंड हमको दे दिया गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब हमसे पूछा गया VRMS। ओके, अब देखिए VRMS का फॉर्मूला आना चाहिए, बहुत आसान है, VRMS। ओके, देखिए क्या दिया गया, इसका मतलब क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, स्पीड। ओके, तो इसका मतलब है मीन निकाल दिया जाए सबसे पहला काम। तो देखिए मीन कैसे निकाला जाता है, जितने भी वेलोसिटीज हो सबको ऐड कर लीजिए और पान कितना लिखेंगे n।
अब मीन तो हो गया, स्क्वायर करना है तो लो स्क्वायर कर देते हैं, तो स्क्वायर भी हमने कर दिया। आप कह रहे हैं रूट भी कर दीजिए, इसको हमने रूट भी कर दिया। देखिए बन गया फॉर्मूला मस्त, वैल्यू रख दिया जाए आराम से। कितने नंबर से 1 2 3 4, तो ये 4 हो जाएगा। पहले का स्क्वायर 1, दूसरे का स्क्वायर 4, अगले का 9, अगले का कितना हो जाएगा 16। ओके सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 30 हो जाएगा। 30 अपान कितना हो जाएगा 4, और ये आपका बनेगा 15/2। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो देखिए कौन सा ऑप्शन बन रहा है, फोर्थ ऑप्शन आएगा, किलोमीटर पर सेकेंड। ओके तो डी इज द करेक्ट आंसर। तो देखते क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या दिया गया है, सम वाटर ऑफ मास 20 ग्राम एट 0 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स विद द 40 ग्राम ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस, द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। ओके देखिए क्या है गिवन, कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए ये वाटर दिया हुआ है आपको, इसमें मिक्स किया गया है दूसरा वाटर, ठीक है। ये कितने ग्राम है, पहला जो है ये 20 ग्राम है। ओके और ये कितना दिया गया है 40 ग्राम। इसका टेम्परेचर है 0 डिग्री और इसका टेम्परेचर कितना दिया गया है बेटा 10 डिग्री, ठीक है। ऐसे केस के लिए मिक्सचर टेम्परेचर निकालने का बहुत आसान तरीका है, जब सेम दिया हो तो बहुत इजी, M1S1T1 प्लस M2S2T2 और अपान M1S1 प्लस M2S2, ऐसे आप फाइंड कर सकते हैं। देखिए सॉल्व कर देते हैं फटाफट। तो मास कितना दिया गया, देखिए इसका 20, स्पेसिफिक हीट 1 होता है, टेम्परेचर 0, प्लस दूसरे को लेते हैं 40 × 1 × 10, और आप 20 × 1 प्लस 40 × 1। ओके सॉल्व करते हैं, 60 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, प्लस ये आपका कितना हो जाएगा 400, तो 400/60, ये कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3, और ये कितना आ जाएगा 20/3 6.66 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन कौन सा आपको मिलेगा, डी। एक तरीका ये इस तरीके से सॉल्व करें। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद होता तो एक तरीका और भी है, ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, इस तरीके से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए लॉस ऑफ हीट इक्वल टू गेन ऑफ हीट। देखिए ये बेसिक कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल मालूम है। कौन लॉस करेगा, जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा ये लॉस करेगा, तो क्या फॉर्मूला होगा MS डेल्टा टी। देखिए चुपचाप लिख लीजिए MS डेल्टा टी। अब देखिए मास कितना बेटा 40 × 1, कौन टेम्परेचर देगा ये, ठीक है। तो ये आप ऐसे लिखिए, दूसरे को आप क्या करेंगे, इसको मास कितना दिया गया 20 × कितना 1 और टेम्परेचर T-0। ओके चलिए सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, तो ये आपका कितना हो जाएगा 20 - 2t इक्वल टू कितना t, 20 = 3t, और ये आपका आ जाएगा 20/3 = 6.66 डिग्री सेल्सियस। सेम आंसर, दोनों तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर सब्सटेंस सेम हो तो सीधा फॉर्मूला यूज करिए, M1S1T1 प्लस M2S2T2 अपान M1S1 प्लस M2S2। जितने भी चीजें हो मिक्स की गई हूँ सीधे रखो, वैल्यू मिल जाएगी। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्या दिया गया है, क्रिस्टल ऑफ इंट्रिंसिक silicon at room temperature has a carrier concentration of 1.6 × 10⁻16 per meter cube if the donor concentration level is 4.8 × 10⁻20 meter cube per meter cube, then the concentration of whole of semiconductor। ओके देखिए क्या दिया गया, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर दे रखा है हमको, कितना दिया गया है 1.6 × 10⁻16 पर मीटर क्यूब। ओके आप चाहे ऐसा लिखें या ऐसा भी लिख सकते हैं कि m⁻³ डोनर मतलब इलेक्ट्रॉन, जब डोनेट किया तो क्या इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के नंबर्स हमको दे रखे हैं कितना 4.8 × 10⁻, कितना दिया बेटा 20 मीटर क्यूब। ओके पर मीटर क्यूब। ओके अब हमको फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ होल। अब आप जानते हैं फॉर्मूला Ni² Ne × NH। ओके तो इससे हम सॉल्व कर सकते हैं Ni²/Ne। ओके Ni कितना दिया है 1.6 × 10⁻16 का होल ऑफ स्क्वायर और अपान 4.8 × 10⁻20। ओके इसको देखिए क्या करेंगे 2.56 × 10⁻32 डिवाइडेड बाय कितना 4.8 × 10⁻20। ओके तो अब सॉल्व करते हैं इसके, देखिए क्या आएगा 0.533 × 10⁻, कितना हो जाएगा 12, पॉइंट इधर ले जाएंगे तो 33 × 10⁻, कितना हो जाएगा 11। ओके कौन सा ऑप्शन बनता है, ऑप्शन आपका कौन सा ऑप्शन होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में।
तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्या दिया गया है, द आउटपुट ऑफ द गिवन लॉजिक सर्किट इज, ठीक है, एक लॉजिक सर्किट दिया, उसमें बताना है आउटपुट क्या होगा, ठीक है। तो चलिए बना लेते हैं प्ले डायग्राम। तो क्या बना हुआ लॉजिक सर्किट, देखिए आराम से। देखिए सर्किट दिया गया है, अब हमें फाइंड करना है y की वैल्यू, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्या होगा, यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा, ये आपका और गेट a प्लस बी और नॉट लगा है तो बार लगा देंगे, बन गया नॉर गेट, ओके। इस तरीके देखो ये इनपुट देखो क्या दिया हुआ बेटा a, ये b का नॉट बनाएंगे तो क्या बन जाएगा b बार। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा a प्लस बी बार, और ये नॉट लगा है तो पूरे का बार हो जाएगा, ठीक क्लियर। अब हम यहाँ पर वैल्यू निकालते हैं, देखिए क्या आएगा, ये क्वेश्चन हमें फाइंड करना है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। तो y इक्वल टू पहला इनपुट ले लेते हैं a प्लस बी बार, फिर प्लस दूसरा इनपुट ले लेते हैं a प्लस बी बार पूरे का बार, और फिर होल बार, ओके, क्योंकि यहाँ पर नॉट लगा। अब देखिए सॉल्व करते हैं इसको, देखो ध्यान से, यहाँ लगाएंगे डी मॉर्गन थ्योरम। तो डी मॉर्गन थ्योरम में इनपुट अलग करेंगे, ये दूसरा इनपुट अलग करेंगे, तो देखिए a प्लस बी बार एक था ही, एक और मिल जाएगा डबल बार, ये प्लस का डॉट बन जाएगा a प्लस बी बार बार, और एक पूरा होल कॉम्प्लीमेंट, ओके। अब देखिए जब कभी डबल कॉम्प्लीमेंट होते हैं तो बाहर हो जाते हैं, तो a प्लस बी ये आपको मिल जाएगा, और ये आपको मिलेगा a प्लस बी बार, ओके। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो मिलेगा a डॉट a प्लस बी डॉट बी बार, ओके। ये वैल्यू आपकी a हो जाएगी, प्लस ये वैल्यू आपको 0 हो जाएगी, तो ये मिलेगा आपको क्या a, देखिए आपको मिलेगा a। अब ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा आएगा। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में a प्लस बी, दूसरे ऑप्शन में दिया गया है a प्लस बी बार, तीसरे ऑप्शन में c ऑप्शन में दिया गया है, तीसरे ऑप्शन में दिया गया है a, और फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है b। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही होगा, c इज द करेक्ट आंसर, ओके। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। When a silicon PN junction is in forward bias condition with a series resistance, it has a knee voltage of 0.6 volt. Okay, if 5 milliampere of current flow in the circuit, when the PN junction is connected with a 2.6 volt battery, then the value of series resistance is okay. देखिए सर्किट में क्या क्या बताया गया है, एक PN जंक्शन डायोड है बेटा, ये देखिए, और इसमें सीरीज में रेजिस्टेंस डाल दिया गया है, इसी की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, और इसका जो नी वोल्टेज है वो 0.6 वोल्ट है, ओके। इसको फॉरवर्ड बायसिंग में बैटरी से लगा दिया गया। फॉरवर्ड बायस का मतलब आप जानते हैं जब पी को पॉजिटिव से और इनको निगेटिव से रखा जाए। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 2.6 वोल्ट। देखिए करंट कितना दिया गया है यहाँ पर, 5 मिली एम्पियर, ओके। चलिए सॉल्व करते हैं सर्किट को, फाइंड करते हैं रेजिस्टेंस आर। पहले पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, तो 2.6 वोल्ट, यहाँ पर कितना होगा 0 वोल्ट, यहाँ पहुंचेगा 2.6 वोल्ट, यहाँ कितना पहुंचेगा 0 वोल्ट, ओके। अब हम सेक्शन रूल, किरचॉफ का सेक्शन रूल यूज करेंगे, तो इस सेक्शन से इस सेक्शन पे जाएंगे, ओके। जिस सेक्शन से चलते हैं उसका पोटेंशियल लिखते हैं, देखिए 2.6 लिख लिया। नी वोल्टेज जो होता है वो हमेशा बैरियर होते हैं, इसलिए उसमें माइनस कर लिया, तो माइनस कर लेंगे 0.6। अब ये करंट यहाँ पहुंचेगा आई, और ये इसका इससे इंटू करेंगे, करंट की डायरेक्शन में हमेशा माइनस यूज करते हैं। 5 इंटू 10 की पावर -3 इंटू आर इक्वल टू, जहाँ पहुंचना है वहां का पोटेंशियल, कितना पोटेंशियल दिया बेटा 0। चलो सॉल्व करते हैं, इसमें से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 2 वोल्ट, 5 इंटू 10 की पावर -3 इंटू आर इक्वल टू 0, ओके। तो 5 इंटू 10 की पावर -3 इंटू आर इक्वल टू बनेगा कितना 2K, और आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 0.4 इंटू 10 की पावर, ये ऊपर जाएगा 3, इसका मतलब हो जाएगा 400 ओम। फर्स्ट ऑप्शन में 100, सेकंड ऑप्शन में 200, थर्ड ऑप्शन में 400 दिया है, इसका मतलब आंसर कौन सा सही होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्या दिया गया, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम इन द कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल्स इज 1.130 एंगस्ट्रॉम। लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द मॉलिक्यूल्स रिलेटिव टू कार्बन एटम, ओके। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल्स दिया गया है, देखिए यहाँ पर ये आपका कार्बन, ये दिया गया है ऑक्सीजन, ओके। इसका जो मास आपको मालूम है कितना होगा 12, इसका जो मास होगा कितना होगा 16, ठीक है। इसके बीच की डिस्टेंस हमको दी गई है 1.130 एंगस्ट्रॉम, क्लियर, ओके। अब देखिए हमको जो सेंटर ऑफ मास निकालना है वो रिलेटिव टू कार्बन निकालना, मतलब यहाँ पर हम ओरिजिन ले लेंगे, तो ये इसका जो डेटा आएगा 1.130,0, ओके। सेंटर ऑफ मास निकालते हैं रिलेटिव टू कार्बन, फॉर्मूला आपको मालूम है m1x1 प्लस
m2 x2 अपान m1 प्लस m2। ओके, चलिए वैल्यू रखते हैं बेटा। 12 प्लस 16, यहाँ 12 इंटू 0 क्योंकि ये 0 पे ही है, प्लस 16 इंटू 1.130। ओके, सॉल्व करते हैं। ये आपका हो जाएगा 38, ये हो जाएगा 18.08। ओके, इसे जब डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में जाएगा और कितना हो जाएगा आपका 6457 एंगस्ट्रॉन। ओके, कौन सा ऑप्शन है आपका? सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, what is the magnitude of torque acting on a particle moving in the xy plane about the origin if the angular momentum is 4√t किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो देखिए क्या गिवन है, हमें एंगुलर मोमेंटम दिया गया है, कितना दिया गया है? 4√t। अब हमें फाइंड क्या करना है? टॉर्क फाइंड करना है। टॉर्क का फॉर्मूला देखिए क्या होता है? dl/dt। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एंगुलर मोमेंटम का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन कर दिया जाए तो टॉर्क निकल आएगा। तो ओके, तो dl/dt करते हैं फटाफट, इंटू ये पावर है 1/2, पावर 1/2 आगे आ जाएगी और पावर 1/2 में -1 हो जाएगा, तो ये बनेगा 2t की पावर माइनस में आएगा कितना बेटा? 1/2। माइनस वाली चीज को कहाँ लिख सकते हैं? नीचे, तो इसको नीचे भेज देंगे। 1/2 इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √t, और ये आपका क्या बन गया? टॉर्क। तो टॉर्क इक्वल टू 2/√t। ओके, चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। ये ऑप्शन कौन सा है? सी इज द करेक्ट आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए, if two mirror are inclined at the some angle and an object is placed between the mirror and there are 7 image formed for an object, okay, then the angle between the mirror is। कहा गया दो इमेज एक थीटा एंगल पर रखे हुए हैं और ऑब्जेक्ट जो है उनके बीचों बीच मिड पॉइंट पर है, मतलब केस कौन सा है? सिमेट्रिकल का केस। ओके, नंबर ऑफ इमेज कितनी है? 7, मतलब ऑड इमेज है। तो ऐसे केस में हमें जो नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला दिया जाता है, तो नंबर ऑफ इमेज का देखिए फॉर्मूला क्या होता है? तो ये होगा 360/θ-1। ओके, नंबर ऑफ इमेज कितनी है बेटा? 7 है। 360/θ-1, ये इधर जाएगा 8 हो जाएगा। 360/θ, थीटा की वैल्यू जब निकालेंगे तो 360/8, इसे डिवाइड करेंगे 45 डिग्री। ओके, तो पूछा गया था कि एंगल बिटवीन द मिरर, तो आपका कितना हो जाएगा? 45। ऑप्शन कौन सा बनेगा? बी इज द करेक्ट आंसर। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्या दिया है? रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। ओके, इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन द रिफ्लेक्टिव रे इज मूव पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म। ओके, मिनिमम डेविएशन के केस में जो रिफ्लेक्टिव रे वो हमेशा प्रिज्म के बेस के पैरेलल मूव होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए क्या दिया गया? PQ इज अ हॉरिजॉन्टल, गलत। जो आपके PQ है वो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टिव रे वो आपका QR है और QR इज द हॉरिजॉन्टल। अगर QR हॉरिजॉन्टल होगी, इसी केस में मिनिमम डेविएशन हमें मिलेगा। तो इज द करेक्ट आंसर बी। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्या दिया गया? द एक्सेस प्रेशर इनसाइड एयर बबल ऑफ रेडियस आर जस्ट बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर इज P1। ओके, द प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप ऑफ द सेम रेडियस जस्ट आउटसाइड द सरफेस इज P2 if T is the surface tension। देखिए बबल के केस में बबल तभी तक हो सकता है जब अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर क्या हो? सेम हो, मतलब इनसाइड द प्रेशर इज इक्वल टू आउटसाइड द प्रेशर। इससे करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्या दिया गया? स्मॉल टाइनी लेड सॉल्ट इज जेंटली ड्रॉप ऑन द सरफेस ऑफ अ विस्कस लिक्विड। ओके, ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है द लेड सॉल्ट विल फॉल विद एन एक्सेलरेशन इक्वल टू g at that place। सेकेंड ऑप्शन दिया द वेलोसिटी ऑफ द लेड सॉल्ट विल डिक्रीज विद द टाइम। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया द वेलोसिटी ऑफ द लेड सॉल्ट विल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली, और नेक्स्ट दिया गया द वेलोसिटी ऑफ लेड सॉल्ट विल रीच एट स्टेडी वैल्यू आफ्टर सम टाइम। ओके, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? डी। जब किसी बॉडी को विस्कस लिक्विड में डालते हैं तो एक टाइम के बाद उसकी स्पीड क्या होती है? कांस्टेंट हो जाती है, जिसे हम टर्मिनल स्पीड कहते हैं। ओके, अब इसी स्पीड से वो नीचे की तरफ डाउन होती है, तो इसलिए ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? डी। ओके, चलिए बेटा सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक फोटोइलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस इज डबल व्हेन द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज रिड्यूस्ड फ्रॉम λ1 to λ2, द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। ओके, आइंस्टीन इक्वेशन का फॉर्मूला लिखते हैं। देखिए क्या होता है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू आपको मालूम है hc/λ - 5।
ओके, यहाँ पर फाई क्या है, वर्क फंक्शन। फर्स्ट केस में उन्होंने काइनेटिक एनर्जी हमको दे दी है और उस केस में उन्होंने वेवलेंथ जो हमको दी थी वो λ1 और ये फाई। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उन्होंने बाद में कहा कि अगर काइनेटिक एनर्जी को पहले से 2 टाइम्स कर दिया जाए। ओके, चलो कर देते हैं। तब वो कहें लैम्डा जो है वो λ2 हो जाता है और ऐसे केस में आपको फाइंड करना है फाई। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देते हैं। देखिए काइनेटिक एनर्जी अपॉन 2 काइनेटिक एनर्जी जब हम डिवाइड करेंगे तो देखिए बहुत आसान है, hc बाई λ1 माइनस फाई और ये बनेगा hc बाई λ2 माइनस फाई। ओके, ये कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया जाए तो 2hc बाई λ1 माइनस 2 फाई। ओके, और इससे इंटू करेंगे तो बनेगा क्या बेटा, hc बाई λ2 माइनस फाई। ओके, अब देखिए यहाँ पर इसको इधर भेज देते हैं तो 2hc बाई λ1 माइनस hc बाई λ2 इक्वल टू क्या मिलेगा, या इधर जाएंगे तो ये बनेगा 5। ओके, चलिए सॉल्व करते। देखिए hc कॉमन है, hc कॉमन ले लिया जाए। hc कॉमन ले लोगे तो बचेगा क्या बेटा, 2 अपान λ1 माइनस 1 अपान λ2 और इक्वल टू 5। इसे और सॉल्व कर देते हैं तो इसे क्या लिख सकते हैं, 2 λ2 माइनस λ1 अपान λ1 λ2 इक्वल टू 5। तो चलिए ऑप्शन चेक करते हैं, कौन सा ऑप्शन होगा, फर्स्ट, मतलब ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो बेटा आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्या दिया गया, इन अ फोटोलिटिक एक्सपेरिमेंट अंडर द कंडीशन ऑफ सैचुरेशन करंट वी कंसीडर 2 डिफरेंट क्रॉस सेक्शन ए एंड बी एज शोन। ओके, here VA and VB represent the average speed of the electron at the 2 क्रॉस सेक्शन। ओके, यहाँ पर देखिए बना हुआ है 2 क्रॉस सेक्शन सरफेस दिए हैं ए एंड बी और एक कैथोड दिया जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। देखिए इस केस में बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो जाके कहाँ इंटर करेंगे, वो प्लेट पे ही जाके पड़ेंगे, टारगेट मेटल पे पड़ेंगे, मतलब ए और बी पे। तो जितने ए पे पड़ेंगे उतने ही बी पे पड़ेंगे। इसका मतलब दोनों केस में जो करंट की वैल्यू होगी आई ए और आई बी वो आपस में क्या होंगी, बराबर। बट जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी उनकी इलेक्ट्रॉनों की होती है डिपेंड किस पर करती है, करंट पर पड़ती है। इसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी उनकी सेम होगी। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन दो करेक्ट लग रहे हैं, बट अगर अब ऑप्शन के कौन सा मानते हैं ये डिपेंड करता है। तो हमारे हिसाब से जो करंट को मेन फोकस किया जाएगा तो आई ए इक्वल टू आई बी होगा, बट यहाँ पर ऑप्शन ये भी सही है कि वी ए इक्वल टू क्या होगा, वी बी होगा। तो अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्या दिया गया है, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वेरी विद द डिस्प्लेसमेंट एज वी इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस x स्क्वायर मीटर पर सेकेंड, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल। ओके, वेलोसिटी दी है, ऐसी वेलोसिटी दी गई है जो वो डिस्टेंस पर वायरी करती है। ओके, आपको फाइंड क्या करना है, मैक्सिमम एक्सीलरेशन आपको फाइंड करना। अब देखिए हमको यहाँ समझने की बात है कौन सा केस दिया है, किस केस से क्वेश्चन है। तो जब फोर्स हो, एक्सेलरेशन हो या वेलोसिटी हो, किस पर डिपेंड करने लगे, डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करने लगे, तो ऐसा केस जो ऐसा मोशन होता है उसे कहते हैं SHM। ओके, अब SHM के केस में ए मैक्स का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, नहीं तो याद कर लीजिए ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। अब ओमेगा और ए अगर मिल जाए इस इक्वेशन से तो मेरा काम बन जाएगा। तो बहुत आसान वेलोसिटी की इक्वेशन लिखी जाए SHM के केस में, शायद आप जानते हैं, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप क्या करें, कंपेयर किया जाए, ओमेगा की वैल्यू देखिए कितनी मिलेगी, यहाँ पर देखिए बराबर और रूट के बीच में कितना लिखा है 1, तो यहाँ पर भी ओमेगा लिखा है, इसका मतलब 1 रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा। और ए स्क्वायर इक्वल टू देखिए x माइनस के आगे देखिए x माइनस देखिएगा तो यहाँ कितना लिखा है बेटा 9, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 3 मीटर। ओके, ये देखिए सॉल्व हो गया, वैल्यू रख दिया जाए 1 का होल स्क्वायर इंटू 3, तो ये आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन चेक करिए कौन सा ऑप्शन होगा, ए फर्स्ट, ए इज द करेक्ट आंसर। करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। A mass M is suspended from a spring on a negligible mass. The spring is pulled a little and then released so that the mass execute SHM of time period T. Okay, if the mass is increased by M, okay, then the time period becomes 5T by 3, then the ratio of small m by m. Okay, देखिए फर्स्ट केस में क्या है, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट कैपिटल M बाई के, ये केस दिया था, स्प्रिंग को छोड़ दिया, टाइम पीरियड दिया। अब उन्होंने कहा मास को बढ़ा दिया गया, स्मॉल m मास को बढ़ा दिया गया, तब जो उसका टाइम पीरियड हुआ वो 5T by 3 हो गया। तो मास जो बढ़ा देते हैं तो ये मास हमने उसमें बढ़ा दिया, ये आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकेंड। अब आपसे पूछ रहे हैं स्मॉल m बाई m क्या होगा, क्लियर। चलिए डिवाइड कर दो फटाफट, डिवाइड करते हैं तो t अपान क्या आएगा 5T by 3 इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 पाई कैंसिल, तो देखिए क्या बचेगा, पहले वाले को पहले लिख लिया करो,
और इंटू ये पलट के लिख लो तो ये बनेगा m प्लस m। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, t से t कैंसिल हो जाएगा, तो 3 कितना आएगा 5 और अंडर रूट यहाँ बचेगा m अपान m प्लस m। क्लियर। अब देखिए साइड में सॉल्व कर लेते हैं, क्या मिलेगा। देखिए रूट हटाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये होगा 9/25। ओके, अब यहाँ क्या बचेगा, देखिए m प्लस m। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 25m इक्वल टू 9m प्लस 9 स्मॉल m। ओके, यहाँ जाएगा 25 में 19 निकाल देते हैं, कितना हो जाएगा 16m इक्वल टू 9m। तो हमें निकालना क्या है, 16/9 इक्वल टू स्मॉल m बाई कैपिटल m। ओके, तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन आपका मिल रहा है सी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए सॉल्व करते हैं बेटा 21 क्वेश्चन। देखिए क्या दिया गया है, द एंड प्रोडक्ट ऑफ बीटा डीके ऑफ फास्फोरस 1532 इज। कहा गया कि अगर फास्फोरस का हम बीटा डीके करें तो उसका एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि बीटा डीके में होता क्या है। तो देखिए एक न्यूक्लियस ले लेते हैं, सपोज ये x है, ये z है और ये आपको a दिया गया है। अब आपको क्या किया जाए कि बीटा डीके किया है तो कोई नया एलिमेंट बनेगा, मतलब नया न्यूक्लियस बनेगा। बीटा डीके का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन से, या आप कह सकते हैं बीटा डीके इस तरीके से, और इसका जो एंटी पार्टिकल होता है वो एंटी न्यूट्रिनो होता है। ओके, इस केस में होता क्या, जेड में एक बढ़ जाता है और ए में कोई चेंज नहीं होता। क्लियर, ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया है हमारा एग्जांपल, फास्फोरस 1532। अब आप बीटा डीके करें तो आपको मालूम है इसमें एक बढ़ाना है रूल के अकॉर्डिंग और ऊपर कुछ नहीं बढ़ेगा। तो देखिए क्या है, ये सल्फर ही तो दिया और बाकी आप इक्वेशन लिख सकते हैं प्लस न्यूट्रिनो। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा देखते हैं। ये करेक्ट ऑप्शन आपका है कितना, ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्या दिया गया, द रेडियो एक्टिव आइसोटोप x विथ हाफ लाइफ ऑफ 10⁹ ईयर डीके टू y which is stable. A sample of rock was found to contain both element x and y in the ratio 1:7. The age of rock is. Okay, देखिए क्या गिवन है, आपको पहले चीज दी है हाफ लाइफ इक्वल टू 10⁹ ईयर की। ओके, और साथ में x अपान y का रेशियो दिया है 1:7। अब देखो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। तो पहला काम आपको ये करना है कि जो रेशियो दिए होते हैं उनको इस तरीके से आपको नोट करना है, n/n0 और इसको लिख देंगे 1/7। ठीक, नेक्स्ट काम आपको करना क्या होता है, नीचे एक प्लस करना होता है, एक ऐड कर दिया जाता है। तो जब नीचे एक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। अब आपको करना क्या है, इसको आपको 1/2 के फॉर्म में लिखना होगा। तो देखिए पावर बना लेंगे, पावर कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि 3 टाइम्स करेंगे तभी तो 8 हो पाएगा। तो देखो आपको एक रिलेशन मिल जाएगा, ट्रिक है जो आपको समझना है, 1/2 के पावर 3 की। ऐसा फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि n/n0 इक्वल टू क्या, 1/2 के पावर कितना होता है n। इसका मतलब n की वैल्यू हमें मिल चुकी है, n की वैल्यू कितनी थी है 3, और टोटल टाइम का फॉर्मूला आपको मालूम है, टोटल टाइम इक्वल टू कितना, n इक्वल टू हाफ लाइफ। अब n आपको कितना दिया गया बेटा 3, हाफ लाइफ कितना 10⁹ और सॉल्व करेंगे तो इतना एयर आ जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन आपका कौन सा सही है, बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया गया, इफ द मास ऑफ ब्लॉक ए 10 kg and the coefficient of static and kinetic friction is 0.2, then the mass of block B to start the motion. Okay, देखिए डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहला काम, ये दिया हुआ है, ये पुल्ली है। ओके, यहाँ पर एक मास है, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी दी है बेटा 10 kg और इसका मास हमें फाइंड करना। कोफिशिएंट यहाँ पर कितना दिया गया 0.2। अब देखिए मोशन कराना है, इसका मतलब जस्ट मोशन कराना है। आपसे कहा गया है कि देन द मास ऑफ द ब्लॉक बी टू स्टार्ट द मोशन। इसका जो मोशन हो, इसका मतलब उससे पहले क्या था, वो स्टेबल था, और स्टेबल होगा तो ये बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन। ये mg और इधर कौन है जो इसे रोक रखा है, वो आपका क्या है फ्रिक्शन। इसका मतलब फ्रिक्शन ही mg को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। तो चलिए फ्रिक्शन फोर्स निकालते हैं। फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू किसके होगा, mg का। क्लियर। और फ्रिक्शन फोर्स यहाँ फॉर्मूला बना लिया जाए कि क्या होगा फ्रिक्शन फोर्स, तो आपको मालूम है म्यू इंटू एन होता है और म्यू इंटू mg होगा। mg कौन सा जहाँ पे आप फाइंड कर रहे हैं, तो देखिए 0.2 इंटू कितना दिया इसका 10 और इंटू कितना है g, तो आप लिख सकते हैं कितना 2g। देखिए बहुत आसान हो गया। तो 2g इक्वल टू कितना m इंटू जी कैंसिल, m इक्वल टू कितना 2 kg। ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा होगा। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में दिया 2 kg, मतलब आपका आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन ए।
तो चलिए बेटा आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्या दिया गया है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज एज शोन इन द फिगर, देन द स्लोप ऑफ वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज। चलिए देखते हैं क्या है हमारे पास। देखिए हमारा जो रिलेशन दे रखा है वो ए डायरेक्ट टू किसके, वी के। ओके, अब इस साइन को हटाएंगे तो यहाँ पर हम के लिख सकते हैं। देखिए बन जाएगा ए इक्वल टू क्या, के वी। अब एक काम करते हैं, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला समझते हैं। तो हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि a इक्वल टू वी डी वी बाई डी एस। क्लियर? ओके, अब देखिए a की वैल्यू यहां से रख सकते हैं हम लोग, के वी इक्वल टू क्या होगा, वी डी वी बाई डी एस। वी वी कैंसिल हो जाएगा, मतलब डी वी बाई डी एस इक्वल टू के, और के का मतलब यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब बहुत साफ है कि हमारा जो ग्राफ होगा डी वी बाई डी एस वो किसके बराबर होगा, तो आपको साफ साफ बताया गया है किसके बराबर, कांस्टेंट के। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्या दिया गया है बेटा, एन इलेक्ट्रॉन मूव विद द कांस्टेंट वेलोसिटी इनसाइड अ चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एज शोन इन द फिगर, द स्पेस बिटवीन द प्लेट इज फिल्ड विद अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी। ओके, द प्लेट आर हैविंग surface charge density plus sigma and minus sigma respectively, the time in which the electron come out from the capacitor। टाइम हमें निकालना है जिससे वो प्लेट से बाहर आ सके। टाइम का फॉर्मूला सभी बच्चों को आता है, डिस्प्लेसमेंट अपान क्या होता है, स्पीड। ओके, अब देखिए हमारे पास डिस्प्लेसमेंट एल दिया है, स्पीड हमने भी निकालना है। अब देखिए यहाँ पर केस क्या दिया गया, प्लेट के अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो अब दोनों एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर भी हैं। तो इस केस के लिए फॉर्मूला हम सब लोग जानते हैं, एफ ई बराबर किसके होता है, एफ एम के। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स का फॉर्मूला क्यू इंटू ई, और मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू वी बी। ओके, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, वी बराबर क्या आ जाएगा, ई बाई पी। अब देख लीजिए छोटा सा केस ये भी है कि अगर दो प्लेटें हों, उन पे चार्ज हो प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा, तो ऐसे केस में उनमें जो फील्ड होती है बीच में वो होती है ई बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ओके, वैल्यू रख दिया जाए तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू बी, ये आपका v आ चुका। अब वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पर, तो देखिए क्या निकल के आएगा, टाइम इक्वल टू एल अपान, और ये आपका आ गया सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू बी। इसको बैलेंस कर लेते हैं, एल सिग्मा एप्सिलॉन नॉट बी अपान सिग्मा के। ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन बनेगा। पहला ऑप्शन दिया ई सिग्मा, गलत है। दूसरा ऑप्शन दिया एप्सिलॉन नॉट एल बी अपान सिग्मा, मतलब ऑप्शन कौन सा सही आ रहा है, बी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्या दिया गया है, एन अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन आर बोथ साइमल्टेनियसली प्रोजेक्टेड इनटू अ रीजन ऑफ अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड बट इन अपोजिट डायरेक्शन आफ्टर 10⁻⁻8 सेकेंड, इट इज फाउंड दैट द वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल हैज चेंज्ड इन द डायरेक्शन by the 45 degree. Okay, the angle between the velocity vector of the alpha particle and proton is okay। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया, देखिए हम जानते हैं कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री पे इंटर करता है तो उसके जो एंगुलर वेलोसिटी होती है बेटा वो होती है ओमेगा बराबर किसके, क्यू बी बाई एम के। और जो थीटा की वैल्यू होती है तो आपको पता ही था कि थीटा इक्वल टू किसके बराबर होगा, ओमेगा टी। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं फॉर एल्फा पार्टिकल। ओके, क्या होगा, देखिए थीटा की वैल्यू कितनी थी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 45 डिग्री, और ओमेगा हमको दिया गया है कितना। अब देखिए वैल्यू रखते हैं, चार्ज कितना होगा, 2 ही होता है अल्फा पार्टिकल पर। ओके, फील्ड दोनों की सेम है, मास कितना होगा 4m, और इंटू टी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, अब निकालते हैं फॉर प्रोटॉन। ठीक है, थीटा हमें फाइंड ही करना है। तो अब देखिए इसके लिए चार्ज कितना है, ई होता है, फील्ड सेम है, मास m होता है इंटू टी। ठीक है, दोनों को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो चलिए दोनों को डिवाइड करते हैं, इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2। देखिए 45 डिग्री अपॉन थीटा इक्वल टू आपका ये पहला वाला सेम टू सेम लिख लीजिए, 2EBT बाई कितना 4m, और इंटू ये बनेगा m अपॉन EB इंटू टी। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बार, और थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ओके, तो देखिए प्रोटॉन के लिए कितनी वैल्यू आ गई है, थीटा डैश इक्वल टू 90। अब आपसे पूछा गया है द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड द प्रोटॉन इज। तो देखिए टोटल एंगल कितना हो जाएगा, पहला कितना था 45 डिग्री, और प्रोटॉन के बीच में कितना एंगल निकला 90 डिग्री, इसलिए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, करेक्ट ऑप्शन इज सी,
सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्या दिया गया, कैलकुलेट द गैस कांस्टेंट फॉर 1 ग्राम ऑफ गैस फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, Cp इक्वल टू 0.245 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस एंड Cv इक्वल टू 0.165 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस एंड J इक्वल टू 4.2 इंटू 10 की पावर 7 अर्ग पर कैलोरी। ओके, हमें अर्ग कैलोरी निकालना है, वो भी किस में निकालनी है, अर्ग पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, Cp माइनस Cv इक्वल टू आर, आपने मेरा रिलेशन पढ़ा होगा। इसको अगर आर में बदलना है तो आप जे से डिवाइड कर दें, आर को बस निकल आएगा। इसको हम इधर भेज सकते हैं, तो देखिए क्या बनेगा, Cp माइनस Cv इक्वल टू किसके, आर के वैल्यू रखते हैं 4.2 इंटू 10 की पावर सही है 0.245 माइनस Cv की वैल्यू दी गई है 0.65 ओके इक्वल टू आर के। तो 4.2 इंटू 10 की पावर 7 इसे माइनस करेंगे तो 0.08 इक्वल टू आर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये देखो 16 हो जाएगा, 8 चौक 32 33 हो जाएगा। ओके, इंटू 10 की पावर 7 के, और पॉइंट कहाँ लगेगा, 3 के बाद, मतलब पॉइंट यहाँ। अब ये हो गया, अब आप क्या करेंगे, पॉइंट को बैलेंस कर लेते हैं, 3.36 इंटू 10 की पावर कितना 6 आर। देखिए कोई ऑप्शन मिल रहा है इसमें, तो कौन सा ऑप्शन हो रहा है, ऑप्शन आपका कौन सा है, फर्स्ट। इसका मतलब ए इज द करेक्ट आंसर। करते क्वेश्चन नंबर 29। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। ओके, कार्नाट इंजन इफिशियंसी इज इक्वल टू 1/7। देखिए कार्नाट इंजन की इफिशियंसी दी हुई है, तो सबसे पहले काम करते हैं, इफिशियंसी का फॉर्मूला लिख लेते हैं 1 माइनस T2/T1। ठीक है, आधा ये सॉल्व कर लेते हैं, 1/7 इक्वल टू आपको दिया है इतना। अब अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, T2/T1 इक्वल टू 1 माइनस आएगा 1/7 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/7, आपका आया T2/T1। ये पहली क्वेश्चन हमारी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अब आगे उन्होंने क्या कहा है, इफ द टेम्परेचर ऑफ द सिंक इज रिड्यूस्ड बाय 65 केल्विन देन द एफिशिएंसी बिकम्स ओके। अब वो कह रहे हैं कि एफिशिएंसी जो अब नहीं हो जाती है 1/4 होती है, तब जब सिंक का टेम्परेचर रिड्यूस हो। सिंक क्या है, T2, इसको तो रिड्यूस कर देते हैं, कितना रिड्यूस उसने कहा है 65 केल्विन वो रिड्यूस करता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, T2 माइनस 65 बाई T1 इक्वल टू 1 माइनस 1/4, ये बनेगा 3/4। ओके, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को डिवाइड कर दिया जाए, देखते हैं क्या मिलता है मुझे। तो T2/T1 अपान T2 माइनस 65/T1 के इक्वल टू देखिए क्या है 6/7 इक्वल टू 4/3। इसको इससे काट देते हैं, ये बनेगा 8/7। ओके, इसे तो सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका T1 था बेटा, T1 क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचेगा क्या T2 माइनस 65 इक्वल टू 8/7 के। अब चलिए इसे ऊपर लिख लेते हैं और सॉल्व करते हैं, T2 माइनस 65 इक्वल टू 8/7। ओके, चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 7T2 इक्वल टू 8T2 माइनस 65 इंटू 8 के। अब देखिए यहाँ जाएंगे, इधर चले जाएंगे तो 65 इंटू 8 और 7 में 8 में 7 निकल जाएगा, कितना हो जाएगा T2, इसको इंटू करेंगे तो आएगा 520। T2 इक्वल टू कितना आ गया 520 केल्विन के। अब देखिए क्वेश्चन में हमको पहले से दे रखा था, कितना हमने सॉल्व किया था याद होगा, हमने निकाला T2/T1 इक्वल टू 6/7 के। अब T2 निकल आया, T1 हम निकाल सकते हैं 7T2/6, 7 इंटू 520/6। ओके, सॉल्व करते हैं तो आएगा आपका 66.67 केल्विन के। ओके, चलिए ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा, 520 और 606.67, ये ऑप्शन कौन सा है, आपको दिया गया बी, तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए सॉल्व करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्या दिया गया है, इसमें नंबर ऑफ मोल आपको दे रखे हैं गैस के कितने 2, टेम्परेचर चेंज हो रहा है 30 और 35 के बीच में, इसका मतलब 35 माइनस 30 इक्वल टू 5 डिग्री का। ठीक है, आर आपको दे रखा है 8.31 जूल पर मोल केल्विन, और आपसे हीट पूछा गया है। हीट के दो फॉर्मूले होते हैं, एक एट कांस्टेंट प्रेशर और एक कांस्टेंट वॉल्यूम। अब इस केस में देखिए वॉल्यूम एक्सपेंड कर रहा है तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट नहीं होगा, बट प्रेशर कांस्टेंट हो सकता है क्योंकि स्लोली चेंज किया जा रहा है। इसका मतलब है कांस्टेंट प्रेशर पर हम फॉर्मूला जानते हैं NCP डेल्टा T। ओके, CP का जो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए 5/2 R के बराबर होता है, वैल्यू रख दिया जाए। देखिए 2 इंटू 5/2 इंटू डेल्टा T की वैल्यू देखिए बेटा कितनी है 5, ये कट जाएगा
और यहाँ पर आर भी होगा, आर इंटू डेल्टा टी की वैल्यू कितना 5, ये आपका आएगा 25 इंटू आर के। अब आप 25 इंटू आर की वैल्यू रख सकते हैं 8.31। ओके, अब इंटू करेंगे, ऑप्शन देखिए क्या बनेगा, या अब इंटू करेंगे तो आएगा 208 जूल की। ओके, ऑप्शन कौन सा सही है, डी ऑप्शन होगा। ओके, तो डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। देखिए क्या दिया गया, टू मटेरियल हैविंग कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी 3K and thickness D and 3D respectively are joined to form a slab as shown in the figure. The temperature of the outer surface are θ2 and θ1 respectively. Okay, then the temperature at the interface. Okay, देखिए क्या है, डायग्राम बना लेता हूँ। ये दिया गया है, ऐसे दो प्लेटों को आपस में कनेक्ट किया गया। एक के लिए कितना दिया गया 3K और एक के लिए K, और इस जगह के लिए टेम्परेचर θ1 और इसको θ2, और ये इंटरफेस का टेम्परेचर हमसे पूछा गया है। और इधर की जो वैल्यू दी है वो D दी गई है, और इधर की वैल्यू जो दी गई है वो 3 दी गई। अब आपको मालूम है कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन में हीट एनर्जी हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। जितनी यहाँ इंटर करेगी या कहीं जितनी इधर से उधर इंटर करेगी उतना दोनों में आपस में क्या होगा, बराबर। अब हीट एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है आपको मालूम होना चाहिए, K A θ1 माइनस θ2 अपान कितना होता है L। तो चलिए सॉल्व करते हैं पहले केस के लिए। K कितना दिया बेटा 3K इंटू क्रॉस सेक्शन सेम ले लो, जब नहीं दिया ये 1 हो गया ये 2 हो गया, तो ये हो गया θ2 माइनस θ, और अपान कितना आपका हो गया DK। ओके, चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं। तो ये आपका K दिया है A, ये 1 होगा ये 2 हो जाएगा, तो θ माइनस θ1 अपान कितना दिया बेटा 3D। ओके, K और K, A से A कैंसिल, ये कैंसिल, ये क्रॉस इंटू कर लीजिए, तो 9 θ2 माइनस θ इक्वल टू θ माइनस θ1। ओके, अब इसको ऊपर सॉल्व करते हैं। अब इसे ऊपर लिखते हैं तो क्या बनेगा 9 θ2 माइनस 9 θ इक्वल टू, ये हो जाएगा θ माइनस θ1। ओके, इसको इधर भेज दो, तो 9 θ2 प्लस θ1 इक्वल टू, ये हो जाएगा कितना 10 θ के। ओके, अब देखिए आंसर आपका मिल चुका है। तो θ इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 θ2 प्लस θ1 बाई 10 के। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, देखते हैं क्या आते हैं ऑप्शन में। तो देखिए अलग अलग दिखाया गया तो अलग अलग दिखा देते हैं। 9 θ2 अपान 10 प्लस θ1 बाई 10, कौन सा ऑप्शन मिलता है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके बेटा, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। देखिए क्या दिया गया, द रेडियस ऑफ अर्थ इज r। Okay, the height of a point vertically above the Earth's surface at which acceleration due to gravity becomes 1% of its value at the surface is। Okay, देखिए ऊपर चलते हैं तो क्या फॉर्मूला हमको मालूम है, ये आपको पता है gm अपान r प्लस h का होल ऑफ स्क्वायर। ओके, कह रहे हैं जब ऊपर आप जा रहे हैं हाइट पे तो जो g है वो 1% होता है, तो आपको मालूम है 1% क्या होगा, g बाई 100 हो जाएगा, और ये आपका बनेगा gm और r प्लस h। तो आपसे पूछा गया कितनी हाइट पे हमें जाना पड़ेगा। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो जीएम की वैल्यू हम सॉल्व करते हैं। जीएम की वैल्यू आपको मालूम है, जीएम इक्वल टू किसके होता है, जी आर स्क्वायर की वैल्यू रख दिया जाए। जी बाई 100 इक्वल टू क्या होगा, जी आर स्क्वायर अपान आर प्लस एच का होल ऑफ स्क्वायर। जी से जी कैंसिल हो जाएगा, अब ये बचेगा इतना, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर अपान आर प्लस एच का होल ऑफ स्क्वायर, इधर रूट हो जाएगा 1/10 इक्वल टू आर प्लस एच। इसे सॉल्व करते हैं तो आर प्लस एच इक्वल टू कितना हो जाएगा 10r के, ये देखिए एच इक्वल टू कितना होगा 9r के। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में क्या दिया गया है, टू प्लेनेट आर रेडियस r1 एंड r2 ओके फ्रॉम द सन। ओके, देयर द टाइम पीरियड t1 एंड t2, देन t1 अपॉन t2 का होल ऑफ स्क्वायर। बहुत ही सिंपल है यार, केपलर सेकंड लॉ आपको पता ही है कि ये क्या होता है। आप देखिए यहाँ से आप बना सकते हैं t1 अपॉन t2 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू r1 अपॉन r2 का होल की पावर 3। तो कौन सा ऑप्शन आपको मिल रहा है, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। देखिए क्या दिया गया है, इफ द पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटी 6 माइक्रोफैराड इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 10 वोल्ट टू 20 वोल्ट, देन इंक्रीज इन इट्स एनर्जी। ओके, देखिए क्या कहा गया है, एक कैपेसिटर जिसका C की वैल्यू दी हुई है 6 माइक्रोफैराड, अब इसे पोटेंशियल दिया गया है 10 वोल्ट से लेकर 20 वोल्ट तक। ओके, तो आपको पता लगाना है देन इंक्रीज इन इट्स एनर्जी। ओके, डेल्टा यू हमें फाइंड करना है।
तो U2 माइनस U1। चलिए निकालते हैं, क्या होगा, हाफ सी V2 स्क्वायर माइनस हाफ सी V1 स्क्वायर। ओके, चलिए कॉमन ले लेते हैं हाफ सी, तो बनेगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ओके, 1/2 इंटू सी की वैल्यू देखो बेटा कितनी दी है, 10 की पावर माइनस 6। V2 कितना दिया है, 20 का स्क्वायर करेंगे माइनस 10 का स्क्वायर करेंगे, देखिए ये कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और यहाँ हो जाएगा ये आपका कितना 400। ओके, माइनस 100, तो ये आपका आएगा 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और ये हो गया 300। ओके, इंटू कर लेते हैं, ये हो जाएगा 900 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर माइनस 4 जूल के। चलिए ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है, 9 इंटू 10 की पावर माइनस 6। ओके, जबकि आंसर कितना आना चाहिए, 9 इंटू 10 की पावर माइनस 4, तो इसलिए ऑप्शन बी ले लेते हैं, बट जो क्वेश्चन में दिया गया है वो गलत है, तो 9 इंटू 10 की पावर 4 ही आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन अगर हम बनाना चाहते हैं तो बी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 क्या दिया गया है। हाउ डज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ चार्ज्ड सिलिंड्रिकल कैपेसिटर वेरी विद द डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। ओके, देखिए ये सिंपल सा खेल है, हमें मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द वायर। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, वायर कहा जाए या सिलेंडर कहा जाए, बात एक ही होती है। तो इस केस के लिए फॉर्मूला आपको याद होगा, लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर के। तो ई क्या निकल के आएगा, 1 अपान आर के। ऑप्शन कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर सॉल्व करते हैं 36। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में क्या दिया गया है। इन एन ऑसिलेटिंग एलसी सर्किट द मैक्सिमम चार्ज ऑन अ कैपेसिटर इज Q. The charge and capacitor when the energy is stored equally between the electric and magnetic field. ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है, तो वो होता है Q स्क्वायर अपान सी के। ओके, अब कहा गया है कि इस एनर्जी का इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में, तब नई एनर्जी जो बनेगी उसमें हम स्मॉल q से दिखा देते हैं, तो ये हमारी जो नई एनर्जी होगी वो Q स्क्वायर अपान कितना होगा 2c। अब बात आती है यही एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हुई है, देखिए क्या होगा, Q स्क्वायर अपान 2c को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट किए हैं इक्वली, तो इसको हम इंटू 2 कर लेंगे, इसको इंटू 1/2 कर लेंगे, तो देखिए हम हमारे पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा, c से c कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो Q स्क्वायर अपान 2 इक्वल टू Q स्क्वायर। ओके, तो Q इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q अपान √2। तो जो चार्ज नया बनेगा वो कितना बनेगा, Q अपान √2। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये ऑप्शन सही है, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। A conducting rod of AB of length 1 meter is moving at a velocity 4 meter per second, making an angle 30 degree with its length. Okay. A uniform magnetic field B equal to 2 Tesla exists in the direction perpendicular to the plane of the motion. देखिए क्या क्या गिवन है। सबसे पहले बात कि L हमको दिया गया है कितना, 1 मीटर। क्लियर। ओके, वेलोसिटी कितनी दी गई है, 4 मीटर पर सेकेंड, और मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया गया बेटा, 2 टेस्ला, और एंगल जो बनाया गया है वो कितना दिया गया है, 30 डिग्री, और आपसे ईएमएफ पूछा गया है क्या होगा। देखिए ऐसे केस के लिए फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा, BVL साइन थीटा। ओके, चलिए वैल्यू निकाल देते हैं पहले फटाफट, तो कितना होगा, 2 इंटू स्पीड कितनी दी गई, 4 इंटू 1 इंटू साइन 30 डिग्री। ओके, 8 इंटू 1/2, देखिए कितना आएगा, 4 वोल्ट। अब ऑप्शन चेक करते हैं और देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए ऑप्शन, पहले ऑप्शन में 8 दिया तो पहला ऑप्शन तो गड़बड़ ही हो गया, दूसरे ऑप्शन में 4 दिया, फोर्थ ऑप्शन में 4 दिया। इसका मतलब 2 ऑप्शन आपके पास है, एक में दिया गया VA माइनस VB और एक में दिया गया है VB माइनस VA। अब कौन सा ऑप्शन होगा तो चेक करते हैं। देखिए इसमें राइट हैंड रूल जब यूज करेंगे तो देखिए आप क्या करेंगे, फील्ड की तरफ अपने फिंगर रखेंगे और वेलोसिटी की डायरेक्शन में अपने थंब को रखेंगे, तो देखिए क्या आएगा, जो करंट का फ्लो आएगा वो B2A आएगा। तो फ्लो ऑफ करंट, देखिए यहाँ पर फ्लो ऑफ करंट B2A, इसका मतलब हुआ कि B आपका जो है इनिशियल है और जो A है आपका फाइनल। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो आपके पास कितना होगा, 4। फाइनल हमारे पास क्या है बेटा, A, और ये हो गया B इक्वल टू कितना, 4 वोल्ट। इसलिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके,
तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 क्या दिया हुआ है। आप 5 एम्पियर करंट इज सेट अप इन an external circuit by a 6 volt storage battery of 6 minute. Okay, the chemical energy of the battery is reduced by. Okay, देखिए क्या क्या गिवन है, पहले नोट कर लिया जाए। आई कितना दिया गया है आपको बेटा 5 एम्पियर। ओके, आपको क्या दिया है, बैटरी कितनी दी गई है, वो दिया है आपको 6 वोल्ट। ओके, टाइम आपको कितना दिया गया है 6 मिनट। ओके, इसको सेकंड में तुरंत बदल लीजिए, तो 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा 36 और 0 बढ़ा लेंगे। ओके, ये बन गया आपका क्या सेकंड। ठीक है, अब हमको फाइंड करना है केमिकल एनर्जी ऑफ बैटरी इज रिड्यूस्ड। तो केमिकल एनर्जी निकालते हैं, केमिकल एनर्जी ऑफ बैटरी ओके इज रिड्यूस्ड, कितना होगा VIT, ये फॉर्मूला होता है। ओके, वैल्यू रख देते हैं 6 इंटू आई की वैल्यू बेटा कितना है 5 इंटू 36, ये आपका हो गया कितना 30, ये हो जाएगा 30 इंटू 36 0। ओके, इसको इंटू कर लेते हैं डबल 0 और ये आपका हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा आपका ये। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, पॉइंट लगा लेते हैं केवल 1.08 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4, ये 4 आपका आ जाएगा जूल। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं, तो ये आपका कौन सा ऑप्शन मिलेगा, पहला ऑप्शन हो रहा है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। देखिए क्या दिया हुआ है, इन द पोटेंशियोमीटर सर्किट शोन इन द फिगर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द 6 वोल्ट बैटरी इज 1 ohm। ओके, एंड द लेंथ ऑफ वायर AB इज 100 सेंटीमीटर when AD equal to 60 centimeter the galvanometer show no deflection। okay, the EMF of the cell C हमको फाइंड करना। चलिए अपना डायग्राम बना लेते हैं। एक बैटरी दी हुई है देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है। बैटरी कितनी है, ये आपको दिया है 6 वोल्ट। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है 6 वोल्ट, नीचे लिख लेते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया है 1 ohm। ओके, तो ये जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है कितना है, ये 5 ohm का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। फिर इसको एक वायर से कनेक्ट किया गया, ये वायर जो है वो AB है, इसकी लेंथ हमको क्वेश्चन में दे रखी है कितना 100 सेंटीमीटर, और इसका रेजिस्टेंस भी हमें दे रखा है कितना दिया है बेटा 2 ohm। ओके, अब यहाँ पर एक बैटरी लगा दी गई है और इसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करके D पॉइंट पर जोड़ देते हैं, तो ये डिफ्लेक्शन शो करता है 0। तो हमको फाइंड करना है ये बैटरी कितनी होगी, और ये जहाँ पर डिफ्लेक्शन शो करता है वो डिस्टेंस आपको कितनी दी है 60 सेंटीमीटर। इसका मतलब हम यहाँ से यहाँ तक भी रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं अगर जरूरत पड़ेगी। तो RAD निकालते हैं, तो देखिए कैसे निकालेंगे। पूरा रेजिस्टेंस कितना बेटा 2, कितने में डिस्ट्रीब्यूट है 100 में डिस्ट्रीब्यूट है, कितने का फाइंड करना है हमको 60 का। तो देखिए 0 0 कैंसिल हो जाएगा 1.2 ओम। ओके, इतना हमने फाइंड किया। अब हम पहला काम क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम इस जो ये सर्किट है इसको कहते हैं प्राइमरी सर्किट। ओके, तो सबसे पहला हम काम करेंगे प्राइमरी सर्किट में हम करंट फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए क्या होगा, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, बैटरी अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट। ओके, बैटरी कितनी दी है 6 वोल्ट, पहला रेजिस्टेंस कितना दिया है 1। ओके, दूसरा रेजिस्टेंस कितना दिया है 5, और ये टोटल रेजिस्टेंस जो यहाँ का दिया कितना 2। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 7 और 8, ये आपको काट सकते हैं 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6। ओके, ये 3 बाई कितना आ गया 4। अब अगर हमें क्वेश्चन में E निकालना है तो हमें एक काम करना होगा, AD का पोटेंशियल फाइंड करना होगा। तो AD का जो पोटेंशियल होगा वही किस पोटेंशियल के बराबर होगा E के, और ये आसान है IRAD के। I तो यही रहेगा जो इसमें मूव करेगा, इसी में से मूव करके निकलेगा, मतलब I की वैल्यू हमने निकाल दिया कितना 3/4, और RAD भी हम निकाल चुके हैं। देखिए ये हमारे पास RAD है, ये कितना दिया 1.2, इसको काट देते हैं 0.3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.9 वोल्ट के। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में कौन सा सही है। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। देखिए पहले ऑप्शन में दिया 0.7, दूसरे ऑप्शन में 0.8, सी ऑप्शन में दिया 0.9 वोल्ट, इसलिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा सी। ओके, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। देखिए क्या दिया गया, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकंड हैंड ऑफ द वॉच विल बी। ओके, एंगुलर वेलोसिटी का देखिए फॉर्मूला बेटा क्या होता है, ओमेगा बराबर 2 पाई एन। एन का मतलब है फ्रिक्वेंसी से, और फ्रिक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स। एक चक्कर सेकंड वाली निडल कितना करेगी, तो एक चक्कर वो करती है 1 मिनट में, मतलब 60 सेकंड में। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो 2 पाई इंटू 1/60, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 30 पाई/30 रेडियन पर सेकेंड। ओके, तो कौन सा ऑप्शन मिलेगा,
तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। तो देखिए क्या दिया गया है, टू होमोजेनियस स्फीयर ए एंड बी ऑफ मास m and 2m having radii 2a and a respectively are placed in touch. Okay, the distance of center of mass from the first sphere is. Okay, देखिए दो स्फीयर यहाँ दिए गए हैं, दोनों टच हैं एक दूसरे से, ठीक है। इसका जो मास दिया है, पहले वाले का जो मास दिया है बेटा वो कितना दिया है m, और दूसरे वाले का जो मास 2m। पहले वाले की रेडियस जो दी है 2a और दूसरे वाले की रेडियस a दिया गया। ये आपका a दिया है, ये आपको b दिया। देखो इसको हम कैसे देख सकते हैं, अगर इसको देखें तो मैं ऐसे बना सकता हूँ, ये पहला वाला मास हो गया और ये दूसरा वाला मास हो गया, ठीक है। और इसके बीच के डिस्टेंस देखिए टोटल कितना हो जाएगा बेटा, 3a के बराबर हो जाएगा। ये देखिए तैयार। अब हमको निकालना है सेंटर ऑफ मास रिलेटिव टू a। देखिए एक्सियम हम निकाल सकते हैं, क्या होगा एक्सियम, जरा देखो m1 x1 प्लस m2 x2 अपान m1 प्लस m2। ओके, चलो सॉल्व करते हैं। ये तो देखिए पहला वाला कहाँ रखा है, 0 पे, तो ये पक्का है आपके पास, बहुत आसान। m इंटू क्या हो जाएगा 0 प्लस दूसरा वाला देखिए कहाँ रखा गया है 3a पे, और अपान कितना हो जाएगा बेटा m प्लस 2m। ओके, चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो यह हो जाएगा आपका 6m इंटू ए अपान ये आपका हो जाएगा 3m, mm कैंसिल, ये हो जाएगा 2, तो आंसर कितना बनेगा 2a। तो ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। सेकंड में 2a दिया गया है, इसका मतलब बी इज द करेक्ट आंसर है। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 और देखते हैं क्या दिया गया है। अ लोडेड स्प्रिंग गन ऑफ मास m फायर अ शॉट ऑफ मास m विद अ वेलोसिटी v at an angle of elevation theta. The gun is initially addressed on a horizontal fractional surface. After firing, the center of mass of the gun short of the system. तो देखिए सिस्टम का सेंटर ऑफ मास पूछा गया है और क्वेश्चन में बहुत साफ बात लिखी है कि जो पूरा सिस्टम था इनिशियल में रेस्ट में था। हमने पिछली बार भी क्वेश्चन किया था, पहले भी बता चुके हैं कई बार कि अगर कोई बॉडी कोई सिस्टम इनिशियल रेस्ट में हो तो इसका सेंटर ऑफ मास भी हमेशा रेस्ट में रहेगा, और अगर मूविंग होती तभी वो सेंटर ऑफ मास मूव करता, तब हमें कैलकुलेट करना पड़ता। तो ये क्वेश्चन सीधे टिक करिए, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, रिमेन एट रेस्ट। इसका मतलब याद कर लीजिए, अगर सिस्टम इनिशियल में रेस्ट में है तो उसका सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट में रहेगा। तो चलिए बेटा आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 और देखते हैं क्या दिया गया है। द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बामर सीरीज ऑफ अ हाइड्रोजन लाइक एटम ऑफ द एटॉमिक नंबर z। द वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू, ओके चलिए देखिए लेमडा का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत अच्छे से आप जानते होंगे। 1 अपान लेमडा इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 अपान n1 स्क्वायर माइनस 1 अपान n2 स्क्वायर। ओके, फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ देखिए यहाँ पर शॉर्टेस्ट वेव लेंथ। ओके, इसके लिए देखिए आपको एक चीज याद रखना है, अगर लाइमन सीरीज में हम जा रहे हैं तो n1 की वैल्यू 1 होगी और n2 की वैल्यू इनफाइनाइट होगी। किसके लिए हमने बात की है, लाइमन के लिए। क्लियर। अगर हमने बात करना है, हमें बामर सीरीज की बात करनी है, देखिए बामर सीरीज की अगर हम बात करते हैं तो n1 की वैल्यू 2 होगी और n2 की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट। ओके क्लियर। अब देखिए हम आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला केस हम लेते हैं हाइड्रोजन एटम के लिए, फॉर हाइड्रोजन एटम। ओके, तो चलिए 1 अपान लेमडा 1 इक्वल टू आर, जेड की वैल्यू कितनी बेटा 1 स्क्वायर 1 अपान 1 स्क्वायर माइनस 1 अपान इनफाइनाइट। ओके, देखिए क्या बन गया 1 अपान लेमडा इक्वल टू किसके, आर के। इससे मैं लिख सकता हूँ कि लेमडा इक्वल टू कितना 1 अपान आर के। ठीक है, तो ये मेरा निकल आया। अब चलते हैं बामर सीरीज के लिए, हम हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो अब देखिए हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम, ओके 1 अपान लेमडा 2 इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, और बामर सीरीज में क्या होगा 2 स्क्वायर माइनस 1 अपान इनफाइनाइट। ओके, अब ये बनेगा 1 अपान लेमडा 2 इक्वल टू आर जेड स्क्वायर और 1 अपान 4। ओके, तो लेमडा 2 इक्वल टू क्या बन जाएगा 4 अपान आर जेड स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए आपको क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि जो लेमडा 1 है वो लेमडा 2 के बराबर है, लेमडा 1 इक्वल टू लेमडा 2। ओके, चलिए वैल्यू रख देते हैं। तो 1 अपान आर इक्वल टू 4 अपान आर जेड स्क्वायर। देखिए आर आर कैंसिल हो जाएगा, जेड स्क्वायर इक्वल टू 4 आएगा, तो जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। ओके, तो कौन सा ऑप्शन है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट होगा।
चलिए बेटा आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। देखते हैं क्या दिया हुआ है। हाउ गामा फोटॉन ऑफ मोमेंटम p इज इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस ऑफ मास m। ओके, द टोटल एनर्जी रिलीज इन दिस प्रोसेस विल बी एज्यूम न्यूक्लियाई इज फ्री टू रिकॉइल, c इज द स्पीड ऑफ लाइट। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं इन फॉर्म ऑफ मोमेंटम। ओके, देखिए काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो मोमेंटम के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, p²/2m। ओके, हमने लिख लिया। अब बात करते हैं कि फोटॉन की एनर्जी क्या होगी। देखते हैं एनर्जी ऑफ फोटॉन, एनर्जी ऑफ फोटॉन। ओके, क्या होता है फॉर्मूला, एनर्जी मोमेंटम के फॉर्म में हमें लिखना है। तो देखिए क्या होगा, E/c = क्या, pk। अब हम टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं, टोटल एनर्जी रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस। ओके, देखिए क्या होगा आपकी एनर्जी, यहां से देखो एनर्जी बना सकते हैं E क्या, किसके बराबर, pc। तो एक तो pc है और प्लस हमारे पास क्या है, p²/2m। अगर आप कॉमन लेना चाहें तो कॉमन भी ले सकते हैं, तो क्या बनेगा, c + p/2m। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए बेटा, इस प्रकार से अभ्यास टेस्ट 29 कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में नए टेस्ट के साथ हम लोग मिलेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अगर कोई स्टूडेंट हमारे चैनल पर नया हो तो अगर उसे वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें।